हर दिन बस तेजी से भाग रहा है। हाँ, हम हमेशा क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में रहते हैं। लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य दुनिया के उन 15 सबसे दूरस्थ और एकांत स्वर्गों की खोज करना है। ऐसे स्वर्ग जो असल में इंसान को इस फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को पॉज करने पर मजबूर कर देते हैं। सही बात है। और ये केवल नक्शे पर खींची गई लकीरें या कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यहाँ जाना एक मनोवैज्ञानिक बदलाव से गुजरने जैसा है। क्योंकि असली यात्रा हमेशा जल्दी पहुंचने या ज्यादा जगह देखने के बारे में नहीं होती, बल्कि गहराई से महसूस करने के बारे में होती है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। देखो, जब हम इन दूरस्थ स्थानों की बात करते हैं तो वास्तव में हम केवल भूगोल पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो फिर किस चीज पर चर्चा हो रही है? हम मानव मनोविज्ञान और समय के अनुभव पर बात कर रहे हैं। शहरों में समय का हमारा अनुभव बहुत लीनियर होता है। मतलब एक सीधी रेखा में चलने वाला? हाँ बिल्कुल, जहाँ हर मिनट का कोई ना कोई हिसाब होता है। लेकिन इन जगहों पर वो अवधारणा पूरी तरह से ढह जाती है। यहाँ प्रकृति केवल एक सुंदर बैकग्राउंड नहीं है जिसके सामने खड़े होकर बस तस्वीरें खींची जा सकें। प्रकृति यहाँ एक विशाल उपस्थिति है जो इंसान की दिमागी लय को अपने हिसाब से ढाल लेती है। बिल्कुल सही। जब कोई इंसान इन जगहों पर कदम रखता है तो उसे अपनी वो शहरी गति छोड़नी ही पड़ती है। दिमाग का वो हिस्सा जो लगातार भविष्य की योजनाएं बनाता है, उसे शांत होना पड़ता है। और ये बात ब्राजील के फर्नांडो डी नोरोन्हा द्वीप समूह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, अटलांटिक महासागर में। बिल्कुल, मुख्य भूमि से लगभग 350 किलोमीटर दूर। ये वही जगह है जहां उस 26 डिग्री वाले पानी का घर है जिसका मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया था। और इसका विज्ञान सच में हैरान करने वाला है। हाँ, मतलब आमतौर पर जब हम पानी में उतरते हैं तो हमारे शरीर के जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी तापमान महसूस करने वाली नसें, हाँ, वो दिमाग को संकेत भेजती हैं कि बाहर का तापमान शरीर से अलग है। इससे हमें पानी की गहराई का एहसास होता है। लेकिन फर्नांडो डी नोरोन्हा में वो सिग्नल्स बदल जाते हैं। बिल्कुल, सांचो बे जैसे स्थानों पर पानी की स्पष्टता गहराई की धारणा को पूरी तरह भ्रमित कर देती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये जो अलगाव है वो कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक तरह का सेंसरी इंटीग्रेशन है। मतलब दिमाग को आराम मिलता है। हाँ, क्योंकि उसे लगातार शरीर को बाहरी झटकों से बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके ठीक विपरीत तरीका हमें डेनमार्क के फैरो आइलैंड्स में देखने को मिलता है। फैरो आइलैंड्स, वो कैसे? फैरो आइलैंड्स में प्रकृति आपको एक अलग तरह से वर्तमान में लाती है। वहाँ 300 मीटर ऊंची विशाल चट्टानें हैं जो सीधे उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। अरे वाह! और जो चीज समय की धारणा को सबसे ज्यादा तोड़ती है वो है वहाँ का मौसम। मैंने सुना है वहाँ मौसम बहुत तेजी से बदलता है। बिल्कुल, एक ही घंटे में कई बार मौसम बदल जाता है। कभी तेज धूप, कभी कोहरा, तो कभी तूफानी बारिश। नॉर्वे के लोफोटन आइलैंड्स में भी बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। पानी से सीधे ऊपर उठते हुए वर्टिकल पहाड़ और उनके पैरों में बसे छोटे छोटे गांव जो प्रकृति की इस विशालता के सामने बस एक बिंदु जैसे लगते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा और एक सवाल उठाना होगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। जरा सोचिए, आज का आधुनिक इंसान जिसके हाथ में हर 10 मिनट में चेक करने के लिए स्मार्टफोन है, जिसे लगातार अपडेट्स चाहिए, हाँ, उसे अचानक से समुद्र के बीचों बीच 300 मीटर ऊंची चट्टानों के पास छोड़ दिया जाए, वो भी इस तूफानी मौसम में। क्या ये सब थोड़ा डरावना नहीं है? मतलब क्या इस तरह का अत्यधिक अलगाव एक आम इंसान के लिए शांति की जगह घबराहट पैदा नहीं करेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। शहरी दिमाग निश्चित रूप से पहले 24 या 48 घंटों में विद्रोह करता है। डोपामाइन की कमी महसूस होती होगी। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में सेंसरी ओवरराइड कह सकते हैं। सेंसरी ओवरराइड? हाँ, फैरो आइलैंड्स या लोफेटेन में ये अलगाव खालीपन नहीं है जिससे इंसान घबरा जाए, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी उपस्थिति है। अच्छा। इसे एक गतिमान ध्यान के रूप में देखा जा सकता है। जब आसमान और महासागर लगातार बात कर रहे हों और मौसम हर 15 मिनट में बदल रहा हो, तो इंसान भविष्य की सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल, योजना बनाना जैविक रूप से असंभव हो जाता है। और जब भविष्य की योजनाएं खत्म हो जाती हैं तो इंसान को मजबूरन वर्तमान में जीना पड़ता है। तो ये घबराहट नहीं बल्कि प्रकृति के आगे एक तरह का आत्मसमर्पण है। एकदम सही, एक सुकून भरा आत्मसमर्पण।
ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर हम वर्तमान में रहने के लिए मेडिटेशन ऐप्स का सहारा लेते हैं। हाँ, और वहाँ प्रकृति खुद ही वो ऐप बन जाती है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। सही बात है। और जब प्रकृति इतनी हावी होती है तो इंसान के बनाए हुए ढांचे भी उसी के अनुसार ढल जाते हैं। बिल्कुल। यहीं से हम ज़ांज़ीबार जैसी जगहों की ओर मुड़ते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे आंखों से देखने से पहले इंसान अपनी सांसों से महसूस करता है। हाँ, मसालों की महक, समुद्री नमक की गंध और पुरानी लकड़ी की खुशबू। वहाँ का स्टोन टाउन संकरी गलियों का एक भूल भुलैया है। और वे विशाल नक्काशीदार दरवाजे। बिल्कुल, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ज़ांज़ीबार का अनुभव बिल्कुल एक ऐसी किताब पढ़ने जैसा है जिसके पन्ने ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट पन्ने मतलब इंसान वर्तमान के पन्ने पर चल रहा होता है, लेकिन उसे आर पार अतीत के शब्द भी साफ दिखाई दे रहे होते हैं। अरब, फारसी, भारतीय और यूरोपीय प्रभाव वहाँ ओवरलैप होते हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो वास्तुकला केवल ईंट और पत्थर नहीं है, वह समय को थामने के उपकरण है। बहुत गहरी बात कही आपने। ज़ांज़ीबार में वो भारी दरवाजे सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे, वो एक ठहराव का प्रतीक है। जब इंसान उन गलियों से गुजरता है तो उसे धीमा चलना ही पड़ता है, क्योंकि हर कोना एक नई कहानी पेश करता है। बिल्कुल, ये एक बहुसंवेदी अनुभव है। और ग्रीस के नक्सोस द्वीप में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ माध्यम गंध नहीं बल्कि रोशनी है। भूमध्य सागरीय रोशनी, जिसे मेडिटेरेनियन लाइट भी कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि ये रोशनी इतनी खास है कि ये रंगों को बिल्कुल अलग तरीके से हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। हाँ, विज्ञान के नजरिए से देखें तो उस अक्षांश पर सूर्य की रोशनी जिस कोण से आती है वो नीले और सफेद रंगों का एक कंट्रास्ट पैदा करती है। एकदम सही। ये कंट्रास्ट इंसान की आंखों और दिमाग को अत्यधिक शांत करता है। नेक्सोस के वे गांव प्रकृति से लड़ते नहीं हैं, वे उस रोशनी के साथ घुल मिल जाते हैं। और नक्सोस में सूर्यास्त के समय पुटारा का वो दृश्य, वो विशाल संगमरमर का द्वार, हाँ, अधूरे मंदिर का वो हिस्सा। जब सूरज उस द्वार के बीच से ढलता है तो वो अतीत और वर्तमान के बीच एक प्रतीकात्मक द्वार की तरह दिखने लगता है, जो हमें भौतिक रूप से कहीं नहीं ले जाता बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से रुककर समय के गुजरने का एहसास कराता है। ये बताता है कि इंसान के मंदिर गिर सकते हैं, लेकिन वो चौखट और वो सूर्यास्त सदियों से वही है। और यही बात इंसान को उसके खुद के छोटे होने का एहसास कराती है, जो कि असल में बहुत मुक्तिदायक है ना? बिल्कुल मुक्तिदायक है। यहाँ एक्सप्लोर करने का मतलब सिर्फ इमारतें देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हर छोटी चीज एक लार्जर होल का हिस्सा है। और जब हम दुनिया को ऐसे देखते हैं तो दूरियों को मापने का पैमाना भी बदल जाता है। हाँ, दूरियों की बात करें तो मुझे इंडोनेशिया के राजा अम्पाट द्वीप समूह का ख्याल आता है। अरे हाँ, राजा अम्पाट। कहा जाता है कि वहाँ दूरियों को किलोमीटर में नहीं बल्कि संवेदनाओं में मापा जाता है। फिरोजा और गहरे नीले समुद्र के बीच अनगिनत छोटी छोटे द्वीप फैले हैं। क्योंकि वहाँ लैंडस्केप इतना विशाल है, दिमाग के पास दूरी मापने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। हाँ, इंसान को पता ही नहीं चलता कि अगला द्वीप 2 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर। और जब दिमाग दूरियों की गणना करना बंद कर देता है तो इंसान उस यात्रा के हर पल को महसूस करने लगता है। वहाँ कोई शोर नहीं है, केवल पानी की आवाज है। और विशालता का ये अनुभव हमें ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में एक अलग ही रूप में मिलता है। तस्मानिया के प्राचीन जंगल? हाँ, वहाँ की तटरेखा 5000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। उन जंगलों में 40 मीटर से भी ऊंचे विशालकाय पेड़ हैं। 40 मीटर? बिल्कुल। और ऊंचाई पर स्थित साफ पानी की झीलें जो आसमान का एकदम सटीक आईना बन जाती हैं। सच में? हाँ। जब इंसान 40 मीटर ऊंचे एक ऐसे पेड़ के सामने खड़ा होता है जो हजारों साल पुराना है, तो वो केवल एक पेड़ नहीं देख रहा होता। तो वो क्या देख रहा होता है? वो समय के ठोस रूप को देख रहा होता है। अरे वाह, ये सच में एक अचरज भरा अनुभव होगा। और फिर पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप है। हाँ, प्राचीन ज्वालामुखी क्रेटर जो अब बिल्कुल शांत हरे भरे लगून में बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक उलझन आ रही है। कैसी उलझन? अगर राजा अम्पाट या अजोरेस में दूरी किलोमीटर के बजाय संवेदनाओं में मापी जाती है, तो कोई इंसान ऐसी यात्रा की योजना कैसे बना सकता है? मतलब क्या हमें अपने सारे नक्शे और एक्सेल शीट्स फाड़ कर फेंक देने चाहिए और बस किसी नाव पर बैठ जाना चाहिए? नक्शे फेंक देना शायद व्यावहारिक ना हो, लेकिन यात्रा करने के उस नजरिए को जरूर फेंक देना चाहिए जो हर चीज को एक टास्क समझता है। मतलब चेकलिस्ट बनाने वाला नजरिया। हाँ, आधुनिक यात्री अक्सर स्पेक्टेकल की तलाश में रहता है, सबसे ऊंची चोटी या सबसे मशहूर बीच। लेकिन तस्मानिया और अजोरिस जैसी जगहें
तमाशे पर निर्भर नहीं करती। तो उनकी ताकत क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता है। निरंतरता? हाँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर मंजिल से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये यात्रा बाहरी दुनिया को नापने के बारे में कम है और खुद के भीतर उतरने के बारे में ज्यादा है। यानी योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन उस योजना में खाली जगह भी छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, ताकि अगर किसी झील के किनारे 2 घंटे बैठने का मन करे तो अगली फ्लाइट पकड़ने की घबराहट ना हो। मतलब हमें अपने दिमाग की घड़ियों को बंद करना सीखना होगा। तो एकदम सही। और ये हमें हमारे अंतिम और शायद सबसे जादुई पड़ाव पर ले आता है। दुनिया की कुछ ऐसी जगहें जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी लगती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहाँ का अनुभव सबसे ज्यादा सूक्ष्म होता है। जैसे मेक्सिको का होलबॉक्स द्वीप, जहाँ रेतीली सड़कें हैं। हाँ, डामर का कोई नामो निशान नहीं, और रात में वहाँ का पानी चमकता है बायोल्यूमिनेसेंस के कारण। बायोल्यूमिनेसेंस यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा पैदा की गई रोशनी। लेकिन देखो, ये कोई लेजर शो नहीं है जो दूर से ही दिख जाए। हाँ, इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। बिल्कुल, इंसान की आंखों को पूर्ण अंधेरे का आदी होने में करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं। जब इंसान वहां ठहरता है, बिना किसी आवाज के पानी को ध्यान से देखता है, तभी पानी में हलचल होने पर वे जीव नीली रोशनी छोड़ते हैं। यह प्रकृति का एक ऐसा शो है जो सिर्फ धैर्यवान लोगों को ही एंट्री देता है। सही कहा। और अवास्तविक नज़ारों की बात करें तो यमन के सोकोत्रा द्वीप का कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ के ड्रैगन ब्लड ट्री इतने अजीब हैं जैसे किसी ने छतरी को उल्का कर दिया हो। हाँ, लाखों सालों के अलगाव के कारण वहाँ का विकास बिल्कुल अलग हुआ है। वहाँ 10 किलोमीटर की दूरी तय करना भी एक ध्यान बन जाता है। वहाँ कोई जल्दी नहीं है। सोकोत्रा का वो पर्यावरण बहुत ही नाजुक है। वो आपसे तभी बात करता है जब आप धीमा होने के लिए तैयार हों। और ये धीमा पर सेशेल्स के ला डिग द्वीप पर एक अलग ही रूप ले लेता है। महज 5 किलोमीटर लंबा द्वीप, जहाँ कारों का शोर नहीं है, लोग सिर्फ साइकिलें चलाते हैं। हाँ, और साइकिल चलाने की गति इंसान के दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाती है, जो कि कार के इंजन जैसी यांत्रिक नहीं होती। बिल्कुल। और वहाँ के तटों पर रखे ग्रेनाइट के विशाल पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी मूर्तिकार ने उन्हें सेट किया हो। इंसान उस परिदृश्य को पार नहीं करता, बल्कि उसका हिस्सा बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के विटसंडे आइलैंड का व्हाइट हेवन बीच तो इस एहसास को चरम पर ले जाता है। 7 किलोमीटर लंबा शुद्ध सिलिका रेत का बीच। इंसान उस सफेद रेत पर चलता है, पैरों के निशान बनते हैं, लेकिन नीले पानी की लहरें आकर उन्हें मिटाती रहती हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन मिटे हुए पैरों के निशानों में और ला डिग की उस साइकिल की सवारी में आखिर क्या छिपा है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम यात्रा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इंसान की एक मनोवैज्ञानिक चाहत होती है अपनी छाप छोड़ने की, ये साबित करने की कि मैं यहाँ था। सोशल मीडिया पर चेक इन करने की आदत। बिल्कुल, लेकिन व्हाइट हेवन बीच की वो लहरें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के सामने हमारा अस्तित्व कितना क्षणिक है। सही बात है। यात्रा का असली मूल्य उन निशानों में नहीं है जो हम पीछे छोड़ते हैं, बल्कि उस अनुभव में है जो हम अपने भीतर ले जाते हैं। यानी ये जगह इंसान के अहंकार को घोल देती हैं। हम मान लेते हैं कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं, बस कुछ पलों के मेहमान हैं। एकदम सही। और यही वो पॉज बटन है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। लोफोटेन की चट्टानों से लेकर सोकोत्रा के अजीब नज़ारों तक, इन सभी जगहों ने हमें समय के साथ एक अलग रिश्ता बनाना सिखाया है। यात्रा का मतलब नक्शे पर टिक मार्क लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यात्रा का मतलब है ध्यान से देखना और उस जगह की आत्मा के साथ खुद को जोड़ना। और ये समझना कि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी हर काम पूरा हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत गहरा विचार सामने आता है जिसे हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या? अगर दुनिया के ये सबसे एकांत कोने हमें धीमा होना और अहंकार छोड़ना सिखाते हैं, तो क्या इस आइलैंड माइंडसेट को बिना किसी हवाई जहाज में बैठे हमारे अपने व्यस्त शहरों के शोर शराबे के बीच भी लागू किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या शांति सच में कोई भौगोलिक जगह है जिसे नक्शे पर खोजना पड़ता है, या फिर ये सिर्फ दुनिया को देखने का एक सचेत नजरिया है? शायद अगली बार जब हम अपनी जिंदगी के उस फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में खुद को भागता हुआ पाएं, तो हमें बस इतना याद रखना है कि उस पॉज बटन को दबाने की ताकत
हमेशा हमारे ही हाथ में होती है।